सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। लड़ाई खत्म होते ही अर्जुन गुस्से में दर्शकों के बीच से ध्रुव के कक्ष की ओर बढ़ा। बिना दरवाजा खटखटाए या अनुमति मांगे अर्जुन ने वीआईपी बॉक्स के दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया और हथियार हाथ में लिए ध्रुव के सामने खड़ा हो गया। क्या मामला है यहाँ? ध्रुव ने पूछा। उसने अपना हथौड़ा म्योल्निर निकाला और उसे अर्जुन की ओर तान दिया। जब अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ तब ध्रुव पूरी तरह नग्न था, जिससे जाहिर था कि अर्जुन ने उसके जीत के जश्न में खलल डाल दिया था। अगली लड़ाई शुरू होने में स्वामी के पास केवल 5 मिनट हैं। भगवान शकुनी, कृपया सुनिश्चित करें कि आप 2 मिनट के भीतर चले जाएं। स्वामी को खत्म करने के लिए 3 मिनट चाहिए, गुनरा ने कहा। ध्रुव ने उस बौने को चुप कराने के लिए अपना हथौड़ा उसके सिर पर दे मारा। ये बौना झूठ बोल रहा है, बिस्तर पर मेरा पराक्रम महान है, ध्रुव ने गहरे लाल चेहरे के साथ कहा। तुमने धोखाधड़ी क्यों की? बिजली के देवता, क्या संतान का प्रेम तुम्हें इतना अंधा कर देता है कि तुम विश्वविद्यालय स्तर के टूर्नामेंट में इतनी घटिया बेईमानी पर उतर आए? अर्जुन ने सख्त आवाज में पूछा। झूठ, लक्ष्य का बेटा कभी धोखाधड़ी नहीं करता। मैं अपने पिता की कब्र की कसम खाता हूं कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ध्रुव ने उत्तर दिया। मेरे प्रभु, हाँ, कृपया मेरे धैर्य की परीक्षा न लें। हालांकि मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं यह विश्वास कर लूं कि ब्लैक थंडर जैसा निषिद्ध वार, जो लड़ाई से पहले उस बच्चे के स्टेट पैनल में नहीं था, उसने अचानक मैच के बीच में ही सीख लिया? और उस क्षुद्रग्रह पर बादल अचानक कैसे आ गए जहां न कोई झील है और न जलाशय, और जहां समय की शुरुआत से आज तक कभी बादल नहीं बने? और वे आज ही बिजली के साथ ककने लगे, केवल इसी मैच में? अर्जुन ने ध्रुव से बहुत आक्रामक तरीके से सवाल किए। अच्छा पॉइंट है, ध्रुव सोच में पड़ गया। लेकिन फिर उसने अर्जुन के जायज सवालों की अनदेखी करते हुए अपने पास बैठी महिला से कुछ अश्लील कहा। अपना आपक होते हुए अर्जुन ने उस महिला की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तुम बहुत आगे निकल गए हो, ध्रुव दहाड़ा। उसके शरीर से बिजली की गर्जना हुई और वीआईपी बॉक्स की छत उड़ गई। ऊपर काले घने तूफानी बादल छा गए। मैंने तुम्हारी स्त्री का सम्मान किया, मैंने गुनरा से माफी मनवाई, लेकिन तुम मेरी स्त्री के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। यह अस्वीकार्य है, अपनी औकात जानो छोकरे, ध्रुव ने कहा। उसकी आंखों से बिजली कड़क रही थी और उसका और चारों ओर फैलने लगा था। ओह, और मुझे मेरी औकात कौन दिखाएगा? तुम, वह देवता जिसे दिग्गजों ने पकड़ लिया था और 200 साल तक कैद में रखा था। वह देवता जो अपने ही भाई के साथ स्त्री रूप में सोया और अंत में उसे जहर देकर 3 दिनों तक बिस्तर से बांध दिया गया। या वह प्रतापी देवता जो कयामत के दिन अपने पिता को बचाने में असमर्थ था। मैं अपनी औकात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ लक्ष्यपुत्र, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं अजय शकुनी हूँ, ड्रैगन का वध करने वाला, महान दानव संहारक, सभी मनुष्यों का देवता। मैंने वह किया जो मुझसे पहले कोई भी नश्वर नहीं कर पाया। मैंने एक देवता के रूप में ओमेगा को फतह किया है। मैंने खुद शैतान का वध किया, जबकि मैं उससे एक टियर कमजोर था। तुम मुझे मेरी जगह दिखाने की बात करते हो। मैं कहता हूँ मुझे देवताओं के अखाड़े में चुनौती दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अर्जुन ने ध्रुव पर जहर उगला। ध्रुव पूरी तरह से हिल गया था। इतना आत्मविश्वास, ये तुम्हारी अपनी ताकत पर है या तुम्हारे पीछे वो नाइट नाम की वजह से? ध्रुव ने ठंडे स्वर में पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। ध्रुव उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना वह दिखता था। भले ही वह मांसल दिमाग वाला था, लेकिन बिजली का देवता जानता था कि अगर उसने यहाँ अर्जुन पर हमला किया तो यह वो नाइट्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने जैसा होगा, और यह ऐसी लड़ाई थी जिसके लिए थंडर किंगडम तैयार नहीं था। अपनी तलवार नीचे करते हुए अर्जुन शांत हुआ और बोला, अगर तुमने यहाँ धोखाधड़ी नहीं की है तो ठीक है। तुम्हारी स्त्री को मारने के लिए मुझे खेद है, मैं तुम्हारी किसी भी उचित मान के साथ इसकी भरपाई कर दूंगा। ध्रुव कुछ देर चुप रहा। वह अर्जुन के इस व्यवहार को बिना दंड दिए जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन अर्जुन का ओहदा ऐसा था जिसे आसानी से नाराज नहीं किया जा सकता था। मुझे तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन ये जान लो कि तुमने आज ध्रुव लक्ष्यपुत्र का अपमान किया है, और हम देवता बहुत लंबे समय तक दुश्मनी पालते हैं, ध्रुव ने अपनी म्योल्निर को दूर रखते हुए कहा। अर्जुन ये सोचकर केबिन से बाहर निकल गया कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। लेकिन उसके बाहर निकलने से ठीक पहले ध्रुव ने कहा, H 2047
वह तुम्हारा घर है न, उन बिजली के बादलों से सावधान रहना। अर्जुन वापस मुड़ा और ध्रुव की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारी यह एक टिप्पणी, तुम्हें तुम्हारी हर चीज गवाकर चुकानी पड़ेगी। फ्लैशबैक, वोन नाइट हवेली में। अक्सटस वोन नाइट ने आह भरते हुए कहा, जैसा कि तुम जानते हो, लाइट फैक्शन में 10 महान राज्य हैं। हम उन्हें महान राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका नेतृत्व या तो टियर 8 के स्तर के लोग करते हैं या उनके पास टियर 8 का संरक्षक है। अगर तुम वैश्विक राजनीति नहीं जानते शकुनी, तो यहाँ एक संक्षिप्त विवरण है। 10 महान राष्ट्र ये हैं। वैम्पायर किंगडम, राजा दर्शन शर्मा के नेतृत्व में। थंडर किंगडम, ध्रुव लक्ष्यपुत्र के नेतृत्व में। बारबेरियन किंगडम, सैवेज किंग के नेतृत्व में। ह्यूमन एम्पायर ऑफ हेजल ग्रोव, सम्राट सर्वंतेज के नेतृत्व में। वो नाइट किंगडम, जिसके कुलपति मैं अक्सटस वोन नाइट हूँ। एल्फ किंगडम, राजा लियोन सिल्वर नाइट के नेतृत्व में। ड्वार्फ किंगडम, फोगल किंग के नेतृत्व में। बीस्ट किंगडम, बीस्ट किंग ओमर के नेतृत्व में। मर्सिनरी किंगडम, मर्सिनरी किंग अवास के नेतृत्व में। किंगडम ऑफ ड्रीम्स, नाइट किंग के नेतृत्व में। इन 10 महान राज्यों के ऊपर 4 राजतंत्र हैं, जिनके पास कई टियर 8 अस्तित्व हैं। एंजल मोनार्की, मुख्य दूत माइकल के नेतृत्व में। डेथ मोनार्की, मृत्यु के देवता हेडिस के नेतृत्व में। ड्रैगन मोनार्की, गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैकून के नेतृत्व में। मोनार्की ऑफ लाइफ, देवी सागर के नेतृत्व में। इतिहास में इन महान कबीलों और राजतंत्रों के बीच गठबंधन बने हैं और अनगिनत युद्ध लड़े गए हैं। हमारे पास मौजूद खुफिया जानकारी बताती है कि मर्सिनरी किंगडम, थंडर किंगडम और किंगडम ऑफ ड्रीम्स में डार्क फैक्शन और धीर के वफादारों ने ऊंचे स्तरों तक घुसपैठ कर ली है। ध्रुव बहुत जिद्दी है और अपने अधिकारियों पर अंधा भरोसा करता है। हमारे बार बार चेतावनी देने के बावजूद थंडर किंगडम डार्क फैक्शन के बदमाशों के लिए एक अड्डा बनता जा रहा है। वे हमारे पड़ोसी हैं और पिछले 200 वर्षों में हमने सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले झेले हैं। लाखों नागरिक मारे गए हैं। कूटनीति का समय अब खत्म हो चुका है। हमारे पास थंडर किंगडम को पूर्ण युद्ध के लिए उकसाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। सागर की संधि मुझे सीधे युद्ध में शामिल होने से रोकती है, लेकिन यह नियम तुम बच्चों पर लागू नहीं होता। तुम युद्ध में जा सकते हो। ध्रुव तुमसे तब तक नहीं लड़ सकता जब तक तुम उसके क्षेत्र के बड़े हिस्सों पर कब्जा नहीं कर लेते। लेकिन ये जान लो कि जब वह दिन आएगा तो वह तुम्हें देवताओं के अखाड़े में मौत की लड़ाई की चुनौती देगा। मैं पेट्रिसिया को ये जोखिम नहीं लेने दे सकता, वह इस राज्य की रानी है। ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आती है। सवाल यह है, क्या तुम शकुनी वो नाइट में इस मिशन को लेने की हिम्मत है, ये जानते हुए भी कि अंत में तुम्हारी जान जा सकती है? अक्सटस ने पूछा, और अर्जुन के पास अब सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ था। आदित्य ने अपनी मांसपेशियों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पूरे शरीर में होने वाले तेज दर्द ने उसे साफ कर दिया कि ब्लैक थंडर के इस्तेमाल से उसका शरीर अत्यधिक थक चुका है। अब वह अपनी ताकत का 30% से अधिक उपयोग नहीं कर सकता था। आदित्य ने माया का बारीकी से अध्ययन किया। अपने सामान्य मिलनसार व्यवहार के विपरीत वह इस समय असामान्य रूप से उग्र दिख रही थी। ऐसा नहीं लगता कि वह मुझ पर बिल्कुल भी दया करेगी। आदित्य ने सोचा और हीलर से पूछा कि कितना समय बचा है, तो उसे यह बुरी खबर मिली कि केवल 30 सेकंड शेष हैं। आदित्य ने अपनी दयनीय रूप से कम एचपी पट्टी और दर्द से कराहती बाहों को देखा। वह जानता था कि जब तक वह कुछ चालाकी नहीं करता तब तक खेल खत्म है। समय समाप्त हो गया और हीलर अखाड़े से बाहर निकल गए। माया और आदित्य के बीच की बाधा धीरे धीरे हटने लगी। दोनों रेफरियों ने योद्धाओं के कंधों पर हाथ रखा हुआ था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाधा पूरी तरह हटने से पहले वे कोई मंत्र तैयार न करें। जब बाधा पूरी तरह हट गई, तभी रेफरियों ने उन्हें छोड़ा। माया के रेफरी बाहर निकलने के लिए दौड़े। आदित्य हाथ बढ़ाकर शांति से माया की ओर बढ़ा, जैसे वह लड़ाई शुरू होने से पहले उससे हाथ मिलाना चाहता हो। असलियत में आदित्य हाथ मिलाते ही माया को बिजली का झटका देना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसने चेहरे पर मुस्कान सजाकर इसे एक दोस्ताना व्यवहार दिखाने का नाटक किया। स्वूश स्वूश, 2 खंजरों ने आदित्य के कदम वहीं रोक दिए। माया को शुरुआत से ही इतना आक्रामक देखकर वह भौहें सिकोड़ने लगा। मुझे लगा था कि हम चारों ने हर लड़ाई की शुरुआत से पहले हाथ मिलाने पर सहमति जताई थी। आदित्य ने जितना संभव हो सके मासूमियत से कहा, ताकि माया को हाथ मिलाने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि माया ऐसी छोटी मोटी तरकीबों में फंसने के लिए बहुत समझदार थी। योजना में बदलाव है, हम अब सीधे लड़ेंगे। तैयार हो जाओ या मिट जाओ,
उसने बिना कोई रियायत दिए ठंडे स्वर में कहा। भीड़ ने माया के इस व्यवहार पर उसकी हूटिंग की, हालांकि उसे परवाह नहीं थी। वह वहां खेल भावना नहीं दिखाने वाली थी जहां उसकी जरूरत नहीं थी। उसने इस लड़ाई को उसी रूप में देखा जैसा ये था, यानी मौत की एक जंग। उसके दिमाग में इस तरह की लड़ाई में औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं थी। आदित्य ने आह भरी। उसकी तरकीबें माया पर काम नहीं करने वाली थी, इसलिए अब उसके पास एकमात्र विकल्प अपनी पूरी ताकत लगा देना था। थंडर स्लैश। अपनी म्यान से तलवार निकालते हुए आदित्य ने शुरुआत में ही थंडर स्लैश का इस्तेमाल करके माया को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन माया इसके लिए पहले से तैयार थी और उसने फुर्तीले बैकफ्लिप की एक श्रृंखला के माध्यम से उस शक्तिशाली वार को बचा लिया। हाँ, माया ने आदित्य को अपने पिशाच वाले दांत दिखाते हुए कहा। उसे इस बात का सबूत मिल गया था कि उसकी प्रवृत्ति शुरू से ही सही थी कि आदित्य हाथ मिलाने के बहाने ईमानदार नहीं था। कोई दया न दिखाते हुए माया ने एक के बाद एक खंजर आदित्य की ओर फेंके, जिसे आदित्य अपनी तलवार से हटाने के लिए मजबूर हो गया। इल्यूजनरी डैगर्स। माया ने 3 खंजर फेंके, लेकिन वे 9 में बदल गए। आदित्य ये सोचकर हैरान रह गया कि कौन से असली हैं और कौन से नकली। अगर वह अपनी पूरी ताकत में होता तो हमले को चकमा दे सकता था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी मांसपेशियों में वह मजबूती नहीं थी। 450, 450, 550। सिस्टम अधिसूचना, आपको जहर दिया गया है। अब आप हर बीतते सेकंड के साथ 15 HP खोएंगे। 15। आरव का मास्क हटाते हुए सोहन ने डरकर अपनी जान बचाकर भागती हुई हीला को जाने के लिए कहा। उसने आरव को अपनी बाह में दांत गड़ाने दिए ताकि वह कुछ तृप्ति वापस पा सके। इसमें थोड़ा समय लगा और आरव ने जितना खून पिया उससे सोहन जैसे व्यक्ति को भी थोड़ा चक्कर आने लगा। हालांकि चूंकि सोहन को आरव का मैच हरवाने के लिए थोड़ा पछतावा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने माफी के तौर पर आरव को चुपचाप अपना पेट भरने दिया। तो मैं हार गया ना? आरव ने कहा, उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। हाँ, तुम हार गए, सोहन ने अपनी ही बातों पर अटकते हुए कहा, क्योंकि वह ये नहीं बता सकता था कि इसमें उसकी खुद की गलती कैसे थी। खैर, आदित्य को बधाई। मुझे लगता है कि उसे जल्द ही माया का सामना करना होगा, आरव ने कहा। उसने अपनी इन्वेंट्री से खून की एक सिपर बैग निकाली और टीवी की ओर मुड़ गया। तुम्हारे मैच के बारे में आरव? मैं जानता हूँ सोहन, मैं जानता हूँ कि मैं कैसे हारा। मैं इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं बेकार में नखरे नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे कारणों को समझता हूँ, लेकिन इससे मेरे लिए बात आसान नहीं हो जाती। तो कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी परिपक्वता थी जो उसकी उम्र के हिसाब से डरावनी थी। सोहन को गहरा धक्का लगा। उसे एहसास हुआ कि आरव को पहले से ही उस पर्दे के पीछे की सच्चाई का पता था जिसे सोहन छिपाने की कोशिश कर रहा था। सोहन के पास कहने के लिए कोई शब्द शेष नहीं थे। कमरे से उदासी में बाहर निकलते हुए उसने महसूस किया कि एक किशोर के लिए पिता समान मार्गदर्शक और रक्षक होना कितना भारी बोझ है। वह आरव को दुनिया की कड़वाहट से बचाना चाहता था, लेकिन खुद अनजाने में उसका हिस्सा बन गया था। अकेलेपन के घेरे में आरव ने अपने भीतर झांका जहां नोवा की चेतना मौजूद थी। मैं अब कभी भी अपना नियंत्रण नहीं खोने दूंगा, दादाजी नोवा। मैं आप पर भरोसा करता हूं और आंख बंद करके करता हूं, लेकिन मैं अपनी इंसानियत खोकर जानवर बनने से इनकार करता हूं। उस पल जो हुआ वह शक्ति नहीं, मेरा पतन था। अगर आपने मुझसे दोबारा ऐसा करने के लिए कहा तो मैं अब आपको अपने दादाजी के रूप में नहीं मानूंगा। आरव के इस संकल्प ने नोवा को सतर्क कर दिया। आरव जानता था कि नोवा का हर सुझाव उसके अस्तित्व और जीत के लिए होता है, लेकिन नैतिकता के इस चौराहे पर वह नोवा के चुनाव से सहमत नहीं था। उसे शक्ति चाहिए थी, पर उस कीमत पर नहीं जो उसकी आत्मा को ही निगल ले। अंधेरे कमरे में आरव की आंखें चमक रही थीं, एक ऐसी आग के साथ जो अब केवल बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर की असुरों को नियंत्रित करने के लिए भी जल रही थी। स्टेडियम की गूंजती तालियां और दर्शकों का शोर आरव के कानों में एक धुंधली आवाज की तरह पड़ रहा था। वह स्टैंड के एक कोने में खड़ा माया और आदित्य के मैच के अवशेषों को अपने मन में समेट रहा था। उसकी आंखें हल्की नम थीं, दुख से नहीं बल्कि एक ऐसे एहसास से जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसका अहंकार, जो उसकी कड़ी मेहनत की बुनियाद पर टिका था, आज थोड़ा घायल था। पता नहीं बड़े भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आरव ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके पो सफेद पड़ गए। आरव के लिए ये टूर्नामेंट केवल एक ट्रॉफी जीतने का जरिया नहीं था, यह उसके लिए एक प्रमाण पत्र था।
वह अपने बड़े भाई को ये दिखाना चाहता था कि वह अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा जिसे सुरक्षा की जरूरत थी, वह शक्तिशाली बन गया था। वह बस उन्हें गौरवान्वित करना चाहता था। आरव आदित्य के लिए खुश था। आदित्य उसका दोस्त था और वह वास्तव में अपनी मेहनत के दम पर जीत का हकदार था। लेकिन आरव के दिल में एक गांठ थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। उसे रह रहकर लग रहा था कि अगर उसने उस निर्णायक क्षण में अपना नियंत्रण नहीं खोया होता, अगर उसका क्रोध उसकी बुद्धि पर हावी न हुआ होता, तो शायद आज वह भी फाइनल की रेस में होता। लेकिन जैसे ही अगला मैच शुरू हुआ और आरव ने माया को आदित्य पर हावी होते देखा, उसका भारी मन अचानक हल्का होने लगा। अपनी सहेली को इस भव्य मंच पर हजारों की भीड़ के सामने चमकते देख उसे एक अलग ही सुकून मिला। दुनिया के लिए माया बस एक और प्रतिभावान प्रतियोगी थी, लेकिन आरव जानता था कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या सहा था। माया का संघर्ष किसी महाकाव्य से कम नहीं था। माया ने अपनी डैगर थ्रोइंग की दक्षता को इंटरमीडिएट से फैमिलियर स्तर तक ले जाने के लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान कर दिया था। और आज उस तपस्या का फल सबके सामने था। मैदान पर उसकी गति और सटीक वार किसी पेशेवर शिकारी जैसे थे। वह मूल रूप से एक असैसिन थी, एक रात की जीव जिसके लिए आमने सामने की सीधी लड़ाई उसकी सहज शैली नहीं थी। फिर भी तमाम तकनीकी प्रतिकूलताओं को दरकिनार करते हुए वह टूर्नामेंट के शीर्ष 4 में अपनी जगह बना चुकी थी। अंतिम संघर्ष, माया बनाम जेरेफ। जल्द ही वह घड़ी आए जिसका सबको इंतजार था, सेमीफाइनल का अंतिम मुकाबला। माया का सामना जेरेफ से था, जो अपनी विनाशकारी जादुई शक्तियों के लिए मशहूर था। स्टेडियम की लाइटें धीमी हो गईं और जादुई घेरे की चमक बढ़ गई। आरव विस्मय के साथ अपनी सीट के किनारे पर आ गया। मैच शुरू होते ही जेरेफ ने आग के गोलों और बिजली की कड़कड़ाहट से माया को घेरने की कोशिश की, लेकिन माया मैदान पर किसी परछाई की तरह तैर रही थी। वह जादू के हमलों के बीच से इतनी सटीकता से रास्ता बना रही थी कि दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जेरेफ पर लगातार दबाव बनाए रखा। वह केवल हमला नहीं कर रही थी, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे थका रही थी। उसके खंजर जेरेफ की आंखों और गर्दन जैसे महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बना रहे थे, जिससे उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। युद्ध का निर्णायक मोड़ माया की अतुलनीय गति थी। जेरेफ ने अपनी पूरी जादुई शक्ति झोंक दी, बड़े बड़े एरिया ऑफ इफेक्ट मंत्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन माया उसकी पकड़ में नहीं आई। तभी माया का एक खंजर जेरेफ की ढाल को भेदते हुए उसके कंधे को छू गया। यह कोई साधारण घाव नहीं था। खंजर पर लगे घातक जहर ने अपना काम शुरू कर दिया था। जेरेफ का स्वास्थ्य हर बीतते सेकंड के साथ 15 अंक गिरने लगा। अब पासा पलट चुका था। माया को अब आक्रमण करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस समय बिताना था। उसने रक्षात्मक रुख अपनाया और जेरेफ की हताशा भरी कोशिशों को नाकाम करती रही। जेरेफ के पास अपनी स्थिति को ठीक करने का कोई साधन नहीं बचा था। अंततः जहर और थकान ने उसे घुटनों पर ला दिया। जीत का शोर और एक अनकहा एहसास। विजेता माया, उद्घोषक की आवाज गूंजी और पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। आरव भी अपनी जगह से उछल पड़ा और पागलों की तरह तालियां बजाने लगा। माया टूर्नामेंट की पहली फाइनलिस्ट बन चुकी थी। वीआईपी बॉक्स में बैठे चयनकर्ता और उच्च स्तरीय अधिकारी अपनी फाइलों में नोट्स लिख रहे थे। वे इस रहस्यमयी लड़की की पृष्ठभूमि की जांच करने को बेताब थे जिसने एक शक्तिशाली जादूगर को धूल चटा दी थी। जैसे ही माया मैदान से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ी, विशाल स्क्रीन पर उसके चेहरे का क्लोजअप आया। उसकी खूबसूरत एम्बर रंग की आंखें पसीने और थकान के बावजूद चमक रही थीं। उस एक पल के लिए आरव का दिल एक धड़कन चूक गया। वह उसकी सुंदरता और उसके भीतर की शक्ति को देखकर दंग रह गया। छात्र, आपको अब लॉकर रूम खाली करना होगा, अगले सत्र की तैयारी करनी है, एक स्टाफ सदस्य ने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आरव ने चौंककर सिर हिलाया और अपना बैग उठाकर बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसका रास्ता रुक गया। वहां माया खड़ी थी, सांसें तेज, चेहरा लाल और आंखों में एक अजीब सी तीव्रता। बधाई हो माया, तुम सच में कमाल थी, आरव ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में अपनी सहेली के लिए सच्चा स्नेह और खुशी थी। माया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आरव की ओर बढ़ने लगी। आरव थोड़ा उलझन में था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। माया उसके इतने करीब आ गई कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह कुछ कहना चाहती थी? क्या वह भावुक थी? तभी माया ने वह किया जो उसने किताबों या शायद सुनाया था कि महिलाएं तब करती हैं जब वे किसी पुरुष का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं।
उसने कामुक अंदाज में अपने नीचे के होंठ को अपने दांतों से दबाया और आरव की आंखों में गहराई से झांका। उसका पूरा शरीर एक मूक निमंत्रण दे रहा था, एक संकेत कि वह उसके लिए क्या मायने रखती है। लेकिन आरव एक शुद्ध मसलहत था। उसका दिमाग केवल ट्रेनिंग, लेवल अप और युद्ध की रणनीतियों तक सीमित था। उसने जब माया को अपने होंठ चबाते देखा तो उसके मन में कोई रोमांटिक विचार नहीं आया। इसके बजाय उसे लगा कि शायद लड़ाई के दौरान उसे कोई अंदरूनी चोट लगी है या शायद वह किसी संक्रमण की चपेट में आ गई है। आरव तुरंत 2 कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा चिंता से भर गया। अरे, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे होंठ, क्या तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कहीं जेरेफ के किसी मंत्र का असर तो नहीं? माया का रोमांटिक पल वहीं धरा का धरा रह गया। उसकी आंखों में चमक की जगह अब हताशा थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी दीवार से दिल लगाने की कोशिश की हो। उसने आरव की उन बेखबर, मासूम और बुद्धू आंखों में देखा और समझ गई कि इस इंसान को इशारे समझाना नामुमकिन है। वह थोड़ा उदास हुई, उसका आत्मविश्वास डगमग गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाई, धत तेरे की, भाड़ में जाइए सब। मैं यहाँ किसके लिए कोशिश कर रही हूँ? उसने अपना सिर झटक दिया और अपनी भावनाओं को एक बक्से में बंद कर दिया। मैं ठीक हूँ आरव, बस थकान है। मैं अभी बस टूर्नामेंट के फाइनल पर ध्यान दूंगी, उसने अपने धकते दिल को शांत करते हुए कहा और बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से निकल गई। आरव वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, अपने सिर को खुजलाते हुए। अजीब है, अभी तो खुश लग रही थी। शायद चैंपियंस ऐसे ही होते हैं, जीत के बाद भी गंभीर। वह खुद से बदबदाया और अपने भाई से मिलने की उम्मीद में बाहर की ओर चल दिया, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसने अभी अभी क्या खोया था। आरव हताश होकर दर्शकों की स्टैंड्स की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे अपने भाई की प्रतिक्रिया का डर था। हालांकि उसका अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि उसका स्वागत मुस्कुराते हुए अर्जुन और अदिति ने किया। वो हूँ, चैंपियन आ गया, अदिति ने अपनी सबसे उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, जिससे आरव का चेहरा थोड़ा शर्म से लाल हो गया। मैं हार गया, आरव ने उसकी तारीफ को स्वीकार न करते हुए कहा। पफ, तो क्या हुआ? तुम मेरे लिए तो निश्चित रूप से चैंपियन ही हो, अदिति ने उसे खुश करने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। आरव ने अर्जुन की आंखों में देखा और उन्हें हमेशा की तरह प्यार भरा पाया। उसे ये देखकर बहुत सुकून मिला कि अर्जुन की आंखों में कोई निराशा नहीं थी, बल्कि केवल खुशी और स्नेह था। यह एक अच्छी लड़ाई थी, एक योद्धा के रूप में तुमने बहुत सुधार किया है, अर्जुन ने आरव की प्रगति पर अपनी वास्तविक संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा। मैं और बेहतर कर सकता था, आरव ने तारीफ को नजरअंदाज करते हुए कहा। अर्जुन मुस्कुराया और उसने आरव के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कहाँ गलती की? मुझे अपना विश्लेषण बताओ। आरव ने कुछ देर विचार किया और कहा, मैंने अपनी ताकत के अनुसार खेल नहीं दिखाया। वह मुझसे अधिक शक्तिशाली और तेज था, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ करीबी मुकाबला करने पर अड़ा रहा। अर्जुन मुस्कुराया, उसे खुशी थी कि कम से कम आरव को अपनी गलतियों का थोड़ा एहसास तो था। तुम्हें पता है आरव, मैदान पर लड़ाई शुरू होने से पहले वह इंसान के दिमाग के अंदर शुरू होती है। मेरे प्रतिद्वंद्वी के पास कौन सी चालें हैं? क्या वह कोई ऐसी नई चाल चलेगा जो मैंने कभी नहीं देखी? क्या वह बाघ होने के बावजूद भेड़ होने का नाटक करेगा? ये वे सवाल हैं जिनके बारे में तुम्हें सोचना होगा, और तुम्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी भी सोचे। अगर तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तुम्हारी पूरी चालों को जानता है, तो अगली लड़ाई की योजना बनाते समय वह सहज हो जाता है। वह और अधिक तेज हो जाता है, बेहतर योजना बनाता है और तुम थोड़े नुकसान में आ जाते हो। पहली गलती जो तुमने की वह ये थी कि जब तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैदान पर उतरा तो तुमने उसे अपने बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर नहीं किया। अर्जुन की बातों से आरव की आंखें खुल गईं, उसने कभी लड़ाई के बारे में इस तरह से नहीं सोचा था। दूसरा काम है अपने प्रतिद्वंद्वी के दिमाग के साथ खेलना। अगर तुम्हें विदूषक बनना पड़े तो बनो, अगर तुम्हें एक घमंडी यंग मास्टर की भूमिका निभानी पड़े तो वह बनो, और अगर तुम्हें एक बेरुखे और ठंडे सुपरस्टार की तरह व्यवहार करना पड़े तो वह भी करो, लेकिन ये सुनिश्चित करो कि लड़ाई शुरू होने से पहले तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को मानसिक रूप से परेशान कर दो। अगर तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी गुस्से में है, डरा हुआ है या भावुक है, तो सही निर्णय लेने की उसकी स्पष्टता कम हो जाती है। तुमने राउंड ऑफ 64 में यह अच्छा किया था, लेकिन पता नहीं क्यों आदित्य का सामना करते समय तुम इसे भूल गए। अर्जुन ने सलाह दी और आरव सिर झुकाकर सुनता रहा। ये छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपने पत्ते सही तरह से खेलते हो तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही तुम्हें भारी मदद मिल सकती है।
अर्जुन ने अपने वर्षों के अनुभव से सलाह दी। अदिति ने देखा कि अर्जुन बहुत गंभीर हो रहा है, इसलिए उसने उसके पेट में एक हल्की कोहनी मारी। अर्जुन ने उसे धीमी गति में आते हुए देखा था, लेकिन वह जानता था कि अपनी पत्नी के हमले से बचना ठीक नहीं होगा। आउच! अदिति ने कहा। अर्जुन के पत्थर जैसे शरीर से टकराकर उसकी कोहनी में ही चोट लग गई थी। अर्जुन ने आरव को जमीन की ओर देखते हुए देखा और अदिति का इशारा समझ गया। उसने उपदेशों को किनारे रखने का फैसला किया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की कैंटीन अच्छी है। मुझे दावत दो आरव, चलो कुछ एलियन खाना खाते हैं। आरव को अच्छी तरह पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा और अपने परिवार को कैफेटेरिया की ओर ले गया। इसी बीच आदित्य को उम्मीद थी कि ध्रुव के साथ उसकी मुलाकात अच्छी होगी, हालांकि जब वह अपने पिता से मिलने गया तो उसके सपने पूरी तरह चकनाचूर हो गए। ब्लैक थंडर, तुमने ये चाल कहाँ से सीखी, लड़के? ध्रुव ने पूछा। उसकी आवाज में एक तीखापन था। मैं ऋतु। आदित्य घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव जो पहली बात कहेगा वह उसके हमले के चुनाव के बारे में होगी। हालांकि ब्लैक थंडर एक राक्षसी चाल नहीं है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से लाइट फैक्शन में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक कि थंडर किंगडम के अभिलेखागार में भी वह हमला नहीं है। फिर तुमने इसे कैसे सीखा? ध्रुव ने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज सख्त थी। ऋतु की सांसें अनियमित हो गई थी। उसे अपने ऊपर एक T8 भगवान का पूरा दबाव महसूस हो रहा था। गुनीर, निकास द्वार सुरक्षित करो। ध्रुव ने अपनी सीट से उठते हुए आदेश दिया और आदित्य की ओर बका उससे महज 1 फीट की दूरी पर खड़ा हो गया। क्या हुआ राक्षस, जुबान कट गई क्या? ध्रुव ने धमकी भरे लहजे में पूछा। ऋतु की आंखें सदमे से फैल गईं। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज यहाँ उसका इस तरह भंडाफो हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी नहीं पहचान पाता। अगर उस कष्टप्रद मानव भगवान ने वैम्पायर बच्चे के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई में अनियमितताओं की ओर इशारा न किया होता। मैं अपने ही खून की जांच नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने की और पाया कि ब्लैक थंडर तुम्हारे कौशल में है ही नहीं। अगर यह ऐसी चाल नहीं है जिसे तुमने किसी स्किल स्क्रॉल या सिस्टम रिवॉर्ड से सीखा है, तो इसका मतलब है कि यह तुम्हारी याददाश्त से आए है। चूंकि पूरे लाइट फैक्शन में इस चाल की कोई याददाश्त नहीं है क्योंकि मैंने स्वयं इसे गैरकानूनी घोषित किया था, तो एकमात्र संभावना यही है कि किसी राक्षस ने मेरे बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया है। ऋतु घबरा गया और भागने की योजना सोचने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। हाँ, अगर तुम निर्दोष होते तो अब तक हक्के बक्के रह गए होते। लानत है लक्ष्य पर, मेरा अपना बेटा एक खूनी राक्षस द्वारा पकड़ लिया गया। इसे बांधो गुनीर, हम थंडर नेशन वापस जाकर इसकी शुद्धि करेंगे। ध्रुव ने कहा और ऋतु की गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। लानत है, मुझे उस समझदार इंसान से नफरत है, ध्रुव ने बदबदाते हुए कहा। हालांकि उसने अर्जुन की बातों को तब खारिज कर दिया था जब वह आरोपों के साथ उसके कमरे में घुसा था, लेकिन पिछले कुछ घंटों से वह लगातार उन बातों के बारे में सोच रहा था और पाया कि दुख की बात यह थी कि उसके बेटे द्वारा एक प्रतिबंधित चाल का उपयोग करने की बात मेल नहीं खा रही थी। वह भावनाओं से चलता था, लेकिन ध्रुव लक्ष्यासन कोई मूर्ख नहीं था। उसने जल्द ही सच का पता लगा लिया था। अगले दिन अर्जुन और अदिति ने आरव को अलविदा कहा और पृथ्वी पर लौट आए, जबकि आरव आज का फाइनल देखने के लिए दर्शक दीर्घा में आरवी के साथ शामिल हो गया। आदित्य कहाँ है? आदित्य, आरव और आरवी ने एक ही समय में एक दूसरे से पूछा, क्योंकि उन दोनों को ही कोई अंदाजा नहीं था कि उनका दोस्त कहाँ चला गया है। ध्रुव के साथ वह थंडर नेशन की यात्रा पर गया है। पीछे से एक आवाज आई। आरव और आरवी दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सोहन उनके पीछे बैठा था। पॉपकॉर्न, सोहन ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव दिया। धत तेरे की, तुम कब आए? आरवी ने पूछा। वह अभी भी हैरान थी कि वह अचानक कहाँ से प्रकट हो गया, जबकि आरव ने केवल एक गहरी आह भरी। सोहन, तुम्हें इस तरह अचानक प्रकट होना बंद करना होगा यार, ये डरावना है। आरव ने लाखों बार यह बात कही, लेकिन वह जानता था कि उसकी बातों का उस आदमी पर कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, सोहन एक पागल की तरह हंसा। आरव और आरवी ने हार मान ली और वापस अखाड़े की ओर मुड़ गए। मैदान पर उतरने वाली पहली प्रतियोगी माया की प्रतिद्वंद्वी थी, सुनहरी लड़की, एंजल रेस की योद्धा फेरिल। जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, कामुक लड़के शिकारी कुत्तों की तरह चिल्लाने लगे। अखाड़े का तापमान निश्चित रूप से एक पायदान ऊपर बढ़ गया था। फेरिल उन योद्धाओं में से एक थी जो बेहद कुशल होने के बावजूद बहुत दिखावा करना पसंद करती थी। उसके एपिक श्रेणी के लेकिन काफी खुले कपड़ों लेकर उसकी लड़ने की शैली तक सब कुछ ग्लैमर से भरा था।
ऐसे कवच पहनने का क्या मतलब है जो तुम्हारे पेट को भी न ढके और नाभि तक दिखे? क्या ये तुम्हारी छाती को सहारा देने वाला सिर्फ एक पुशअप ब्रा का विकल्प नहीं है? आरवी ने फेरियल के कपड़ों के चुनाव पर घृणा व्यक्त करते हुए कहा। आरव मुस्कुराया। उसे फेरियल के पतले पैरों और छरहरी कमर के प्रदर्शन से कोई आपत्ति नहीं थी। वह ईश्वर की सभी सुंदर रचनाओं की सराहना उसी तरह करता था जैसे उन्हें किया जाना चाहिए। आरव ने संतुष्टि के साथ गुनगुनाया जैसे ही फेरियल ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ान भरी। बैठने की जगह के निचले छोर पर होने के कारण आरव को नीचे से एक अच्छा नजारा दिख रहा था। ठीक उसी पल आरव को किसी की तीखी नज़र अपने ऊपर महसूस हुई। उसने मंच की ओर देखा तो पाया कि माया सीधे उसे ही घूर रही थी। सत्यानाश, आरव ने सोचा और तुरंत अपने चेहरे से वह बेवकूफ़ी भरी मुस्कान हटा ली और माया की आंखों में देखा। ऑल द बेस्ट, आरवी उसके बगल से चिल्लाए, लेकिन इससे पहले कि आरव एक शब्द भी बोल पाता, माया दूसरी तरफ मुड़ गई। जवानी का प्यार कितना मार्मिक है, सोहन ने पीछे से टिप्पणी की। वह पॉपकॉर्न चबा रहा था और नकली आंसू पोंछने का नाटक कर रहा था। आरवी और आरव दोनों ने उसे अजीब नजरों से देखा। इसी बीच माया, कमीनी, मैं तुझे मार डालूंगी। जैसे ही माया ने आरव को उस औरत को घूरते हुए देखा, उसने मन ही मन उसे कोसा। लड़ाई से पहले उसे उस महिला से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब ये लड़ाई उसके लिए बहुत निजी हो गई थी। नुमाइश करने वाली होने के अलावा फेरियल अकादमी के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक थी और निस्संदेह सबसे मजबूत थी। उसकी प्रजाति के आंकड़े और उड़ने की क्षमता उसे एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। हालांकि असली ताकत उसकी लगभग कभी न खत्म होने वाली कीवी थी। वह एस रैंक की श्रेणी की फ्लाइंग वारलॉक फाइटर थी और उसके हमले व्यक्तिगत योद्धाओं पर भारी पड़ते थे। इस लड़ाई को जीतने के लिए वह 12-1 की पसंदीदा थी और लगभग पूरी भीड़ को यकीन था कि यह मुकाबला एक तरफा होने वाला है। केवल मुट्ठी भर लोगों का मानना था कि माया जीतेगी और उनमें से एक सोहन चटर्जी था। तो बच्चों, तुम्हें क्या लगता है, लड़ाई कितनी देर चलेगी? सोहन ने उत्सुकता से पूछा। यह एक लंबी लड़ाई होगी। हालांकि माया नुकसान में है, लेकिन वह कड़ी टक्कर देगी। आरवी ने अनुमान लगाया। मुझे लगता है कि बढ़त लड़ाई की शुरुआत में ही बन जाएगी। जो लय को नियंत्रित करेगा वही अंततः जीतेगा। आरव ने अपने विचार व्यक्त किए। हाँ, मैं कहता हूँ कि यह सिर्फ 2 चालों में खत्म हो जाएगी, सोहन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। सिर्फ 2? अपनी धर्मपुत्री को थोड़ा तो श्रेय दो सोहन। आरवी गुस्से में फटने ही वाली थी कि आरव ने उससे टोकते हुए कहा, आरवी, मुझे लगता है कि उसका मतलब है कि माया 2 चालों में जीत जाएगी। क्या? आरवी ने संदिग्ध स्वर में कहा, लेकिन सोहन ने जवाब में केवल एक मुस्कान दी। पता नहीं क्यों, लेकिन कल रात खाने पर भाई ने भी यही बात कही थी। आरव ने माथे पर बल डालते हुए कहा। वह लड़ाई को इतनी करीब से देख रहा था जैसे कि पलक झपकते ही कुछ बहुत बड़ा छूट जाएगा। रेफरी ने नियमों की व्याख्या कर दी थी और दोनों लड़ाके अब सफेद निशानों की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे और एक दूसरे का सामना किया, लड़ाई की शुरुआत की घोषणा कर दी गई, जिससे भीड़ उत्साह से झूम उठी। इसी बीच ऋतु की आंखें खुली तो उसने खुद को जंजीरों में जका हुआ और पुजारियों से घिरा हुआ पाया। वह किसी रथ या गाड़ी के अंदर लग रहा था। नीच राक्षस, तुम किस स्वामी की सेवा करते हो? एक पुजारी ने पूछा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। भाड़ में जाओ, ऋतु ने जवाब दिया और अपनी बेड़ियों की मजबूती जांची, लेकिन पाया कि वे उस शरीर की क्षमताओं से कहीं ऊपर थी जिसमें वह वर्तमान में था। मशरेनी हसवुल्ला एक टक माशारे हुबालाला। एक पुजारी ने पुरानी राक्षसी भाषा में मंत्र पढ़े और आदित्य के शरीर पर पवित्र जल छिका। ब्लेह कफ। ऋतु ने थोड़ा पवित्र जल बाहर थूका जो जबरदस्ती नाक के रास्ते अंदर चला गया था। पानी ने उसके मुंह में एक बुरा स्वाद छोड़ दिया था। बूढ़े गंजे मोटे पुजारी, तुम्हारी राक्षसी भाषा 4 साल के बच्चे से भी बदतर है, इसलिए कृपया हमारी भाषा का कत्ल करना बंद करो। मैं उस तरह का राक्षस नहीं हूं जिसे तुम लक्ष्य के नाम पर बाहर निकाल सको। ऋतु ने पुजारियों के गर्व की परवाह किए बिना कहा, जिससे उन्हें काफी ठेस पहुंची। भीत राक्षस, देखते हैं कि क्या तुम प्रधान पुजारी के सामने भी यही बेपरवाही जारी रख सकते हो। मोटे पुजारी ने कहा और पवित्र जल की पूरी बोतल ऋतु के सिर पर उड़ेल दी, जिससे वह प्राचीन राक्षस चिढ़ गया। इस बार ऋतु बुरी तरह फंस गया था। हालांकि वह मोटा पुजारी बेकार था, लेकिन उसे तब तक भागने की कोशिश करनी थी जब तक कि थंडर नेशन किसी ऐसे व्यक्ति को न ले आए जो वास्तव में उसे आदित्य के शरीर से जबरदस्ती निकालने में सक्षम हो। अंधकार एरेना, लड़ो।
रेफरी ने आदेश दिया और देखते ही देखते माया पूरी रफ्तार से एंजल की ओर झपटी। स्कैटर्ड लाइक ब्लास्ट। फेरियल ने अपनी हथेलियों से त्रिकोण बनाया और एक बिखरे हुए प्रकाश के विस्फोट का उपयोग किया, जिससे माया की ओर प्रकाश की 5 किरणें निकलीं। स्यूश। माया ने हवा में ही अविश्वसनीय रूप से हॉरिजॉन्टली कलाबाजी खाए और प्रकाश की 2 किरणों के बीच से फिसलते हुए सुरक्षित नीचे उतरी। तुरंत उसने अपना हमला किया। एक्सप्लोडिंग डैगर्स। माया ने फेरियल की ओर 5 खंजर फेंके, जो इस हमले के लिए तैयार दिख रही थी। फेरियल ने अपने पंख जोर से फफदाए और पीछे की ओर हटने लगी। उसके पीछे हटने के कारण खंजरों का निशाना चूक गया। स्यूश स्यूश स्यूश। खंजर उसके शरीर के पास से गुजर गए। फेरियल ये सोचकर शरारत भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराई कि उसने हमला चकमा दे दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने माया की उंगलियों से जुड़े बारीक धागों को नहीं देखा था। माया ने उन धागों को अपनी ओर खींचा और खंजरों ने नाटकीय रूप से अपना रास्ता बदल लिया। वे वापस फेरियल की ओर खींचे चले आए। धमाका। माया ने कहा और फेरियल के चारों ओर खंजर फट गए। 4400। आहह। फेरियल दर्द से चिल्लाई क्योंकि उसके चारों ओर आग और धुआं फैल गया था। यह एक ऐसी चाल थी जिसे उसने माया को पहले कभी इस्तेमाल करते नहीं देखा था, इसलिए वह पूरी तरह से असावधान रह गई। एक ही शक्तिशाली प्रहार से उसकी एचपी आधी हो गई थी। जब तक उसकी आंखों के सामने से धुआं छंटा, माया के अगले हमले से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। डेथ पीस। माया ने कहा और अपना खंजर सीधे फेरियल की गर्दन के पार उतार दिया। यह एक क्रिटिकल हिट था। 7500 क्रिटिकल हिट। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड में यह अंतिम मुकाबला कुल 55 सेकंड तक चला और माया ने शानदार ढंग से मैच जीत लिया। फेरियल के प्रशंसकों के लिए यह डरावना था कि वह मरकर गिर पड़ी, जबकि माया विजेता के रूप में अपना हाथ ऊपर उठाए खड़ी थी। प्रिंसिपल और स्टाफ फूलों और उपहारों के साथ मैदान पर आए और प्रिंसिपल ने व्यक्तिगत रूप से अंतिम विजेता की घोषणा की। इस मैच की और यूनिवर्सिटी फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग टैलेंट्स के सबसे शक्तिशाली योद्धा को खोजने के लिए आयोजित इस साल के टूर्नामेंट की विजेता है माया नाइटब्लेड पठान। माया द ब्लडलेस। माया द मर्सीलेस। क्या बात है, तुम रानी हो। मुझे पहले दिन से पता था कि तुम बहुत मेहनती हो। हाँ, मुझे बहुत सारा पैसा जिताने के लिए शुक्रिया। माया, अगर तुम्हें बिस्तर गर्म करने वाला पति चाहिए तो मैं शादी के लिए उपलब्ध हूँ। भीड़ उसके लिए जयकार कर रही थी। माया ने बड़े गर्व से जीत का इनाम स्वीकार किया, एक दुर्लभ स्टैट बूस्टर, और बिना सोचे समझे उसे तुरंत खा लिया। इतनी दुर्लभ और मूल्यवान चीज को माया द्वारा खाते देख कई लोग ईर्ष्या से भर गए, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। भीड़ की ओर देखते हुए माया ने अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की और उन्हें जीत की खुशी में ताली बजाते देखा। जब उसने आरवी को आरव के कंधों पर झुककर उसे बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करते देखा तो उसने थोड़ी नाराजगी जताई, पर फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। वह गर्व से एरेना से बाहर निकली। वह हॉस्टल वापस जाकर इस जीत पर आरव के विचार सुनने के लिए उत्साहित थी। इस बीच रीतू को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक बड़े चर्च में घसीटा गया और उसे देवी सागर की मूर्ति के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया गया। अगर कोई एक भगवान है जिससे रीतू अपनी अंतरात्मा से नफरत करता था तो वह सागर थी। वह उस भगवान से भी उतनी नफरत नहीं करता था जिसने उसे पिछले जन्म में मारा था, जितनी नफरत उसे सागर से थी। सागर एक ऐसी देवी थी जिसके पास असीमित शक्तियां थीं। हालांकि वह प्रकाश, जीवन और समृद्धि की देवी होने का ढोंग करती थी, रीतू जानता था कि सागर जितनी आसानी से जीवन दे सकती थी, उतनी ही आसानी से जीवन छीन भी सकती थी। वह उन कुछ देवताओं में से एक थी जो बिना उंगली हिलाए किसी दूसरे देवता को मार सकती थी, फिर भी वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने के बजाय युद्ध और संघर्ष के बिना एक सपनों वाली यूटोपियन दुनिया बनाने पर जोर देती थी। रीतू को जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी वह थी ऐसी मीठी मीठी दुनिया जहां कोई अपराध, कोई महत्वाकांक्षा और कोई संघर्ष न हो। ऐसी दुनिया जहां हर कोई एक दूसरे से प्यार करे और खुशी खुशी रहे। ऐसी दुनिया का विचार ही उसे उल्टी आने जैसा महसूस कराता था। यही कारण था कि वह सागर के सामने घुटने टेकने से बहुत दुखी था। अगर उसे विकल्प दिया जाता तो वह ऐसी देवी के सामने झुकने के बजाय मरना पसंद करता। तो क्या यही वह शरीर है जिस पर कब्जा हुआ है? एक तेजस्वी युवक ने मोटे गंजे पुजारी से पूछा, जिसने सम्मान में सिर हिलाया। बिल्कुल, मोटे पुजारी ने कहा। हम देखते हैं, युवक ने कहा और रीतू की ठुड्डी पर हाथ रखकर सीधे उसकी आंखों में देखा। उसी क्षण रीतू को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा में आग लग गई हो। उसे महसूस हुआ कि कोई बाहरी शक्ति प्रतिशोधी आंखों से उसकी आत्मा का न्याय कर रही है।
एक उच्च श्रेणी के राक्षस ने युवा मास्टर आदित्य को कोमा जैसी स्थिति में पहुंचा दिया है। मुझे डर है कि यह मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है, युवक ने निष्कर्ष निकाला। जब युवक ने अंततः अपनी नजरें हटाईं, तो रितु हौंफ रहा था और पूरी तरह से बदहवास था। तुम कौन हो? तुम सोल मैजिक का उपयोग कैसे कर सकते हो? रितु ने डरते हुए पूछा। सोलमेंसर एक ऐसा वर्ग था जिसे सालों पहले खत्म माना जाता था। तुम ये जानने के लायक नहीं हो, राक्षस, युवक ने जवाब दिया और चुटकी बजाते हुए गार्ड्स को रितु को नीचे कालकोठरी में बांधने के लिए कहा। रितु पिछले कुछ घंटों से सतर्क था और भागने के छोटे से मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक कोई मौका नहीं मिला था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी भागने की तड़प बढ़ती जा रही थी। दुश्मनों के पास एक सोलमेंसर था, इसलिए उसे पहले ही मौके पर भागना था, वरना उसे आदित्य के शरीर से अलग कर दिया जाता। तो उस फल का स्वाद कैसा था? आरव ने अपने हॉस्टल के कमरे में बिस्तर पर लेटते हुए पूछा। खट्टा, माया ने दूसरे कमरे से जवाब दिया। कोई खबर है कि हम ड्रैगन पैराडाइज कब जाएंगे? आरव ने पूछा। इसे खुलने में अभी 3 हफ्ते बाकी हैं, माया ने संक्षेप में उत्तर दिया। दोनों को हॉस्टल में बिना किसी खास मकसद के बात किए काफी समय हो गया था। माहौल थोड़ा गर्म और अजीब था क्योंकि वे बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। आदित्य भी वहां होगा, है ना? आरव ने उत्सुकता से पूछा। मुझे कैसे पता होगा? माया ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। उसके बाद आरव शांत हो गया और उसकी पलकें झपकने लगी। मैंने आज तुम्हें फेरियल को घूरते हुए देखा था, माया ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, आरव ने आधी नींद में जवाब दिया। क्या वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? माया ने घबराहट में पूछा। ये सवाल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नहीं, आरव ने ईमानदारी से जवाब दिया। क्यों? माया ने अब अपने कमरों के बीच की धातु की खिड़की से झांकते हुए पूछा। क्योंकि मेरी माया की आंखें सबसे खूबसूरत हैं, आरव ने आलस से माया के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। अब मैं सो रहा हूँ, शुभ रात्रि, उसने नींद में डूबे हुए कहा और खुद को कंबल से ढक लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके इन चंद शब्दों ने माया के दिल में भावनाओं का कैसा ज्वार पैदा कर दिया था। मेरी शिव, हाँ, माया गहराई से शर्माते हुए सोचने लगी। अगर किसी और ने ये कहा होता तो वह उसकी उंगलियां तोड़ देती, लेकिन क्योंकि यह आरव था तो ये शब्द उसके कानों में संगीत की तरह लग रहे थे। उसे शांति से सोते हुए देखकर माया ने अपना मुंह बनाया और धीरे से बुदबुदाया, बेवकूफ, फिर खिड़की बंद की और खुद भी सोने चली गई। इस बीच पृथ्वी पर अर्जुन अपनी सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं, राजनेताओं और प्रभावशाली व्यापारियों की परिषद खड़ी थी। ये कहा जा सकता था कि अरबों लोगों के जीवन को नियंत्रित करने वाले 99% शक्तिशाली लोग आज अर्जुन के सामने उस कमरे में मौजूद थे। पृथ्वी के संरक्षक ने एक उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलाई थी। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज आप सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। खैर, दुर्भाग्य से इसका उत्तर सुखद नहीं है, अर्जुन ने खड़े होकर कमरे में टहलना शुरू करते हुए कहा। हर कोई घबराया हुआ था क्योंकि अर्जुन खुद तनाव में दिख रहा था। हालांकि वे सभी अपने आप में शक्तिशाली थे, लेकिन उस कमरे में अर्जुन का आभामंडल इतना प्रबल था कि अगर वह उन्हें दबाने का फैसला करता तो वे केवल उसके आभा मात्र से मर सकते थे। मेरा मानना है कि इस ग्रह पर हमारा समय अब समाप्त होने वाला है, अर्जुन ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, जिससे कमरे में एक निराशाजनक माहौल फैल गया। आपका क्या मतलब है, लॉर्ड प्रोटेक्टर? सिंगला इंटरनेशनल ग्रुप के प्रतिनिधि रोहित सिंगला ने पूछा। मैंने आज आप सभी से एक बाध्यकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर इसलिए करवाए हैं ताकि इस बैठक का विवरण किसी को न पता चले। अगर यह खबर लीक हुई तो पूरी पृथ्वी पर तबाही मच जाएगी। अर्जुन ने सबको याद दिलाया कि अब वह जो शब्द बोलने वाला था उस पर बाहरी दुनिया में कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी कमजोर है, हमने अपनी ताकत बढ़ाई है और पिछले कुछ महीनों में हमारे पास टियर 4 योद्धाओं की संख्या बढ़कर 30 हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन विशाल ब्रह्मांड के सामने ये कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वन नाइट के ग्रह रेडियंस का दौरा किया था और वहां मुझे लगभग 2 करोड़ टियर 4 योद्धा मिले। पूरे 2 करोड़ टियर 4 योद्धा, अर्जुन ने जोर से कहा, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ये संख्या सुनकर कुछ लोगों के माथे से पसीना टपकने लगा और कुछ का खून ठंडा पड़ गया। ब्रह्मांड में ऐसे 10 बड़े परिवार हैं और उनके ऊपर राजतंत्र हैं। हम छोटी मछलियों के बीच भी सबसे छोटे हैं। हालांकि यह मेरे मुंह से अहंकारपूर्ण लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर मैं यहाँ मोर्चा न संभालूं
तो अंतरिक्ष के लुटेरे पृथ्वी को कच्चा चबा जाएंगे। किसी बड़े संगठन की तो बात ही छोड़िए, अर्जुन ने उपस्थित सभी के सामने जमीनी हकीकत स्पष्ट कर दी। पृथ्वी जैसे ग्रहों का जीवन अच्छा नहीं होता। अत्याचारियों द्वारा या तो उनके संसाधनों को पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है या उन्हें गुलामों के ग्रह में बदल दिया जाता है। जब तक मैं जीवित हूँ, पृथ्वी को कभी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं के कारण मुझे जल्द ही युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। हालांकि जिस क्षण मैं पृथ्वी छोड़ूंगा, मुझे संदेह है कि हमारा ग्रह एक भी हमले को रोकने में सक्षम होगा। अंतहीन हमलों की तो बात ही दूर है, अर्जुन ने कहा। घबराए नहीं, हमें रेडियंस पर शरण और उपजाऊ भूमि का वादा किया गया है। हमें रहने के लिए एक महाद्वीप दिया जाएगा जिसे हम अपने नियमों और विश्वासों के अनुसार चला सकेंगे। वह भूमि क्षेत्र पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1.5 गुना होगा। वहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 1.6 गुना अधिक है, लेकिन हवा की गुणवत्ता बहुत स्वच्छ है और भोजन पोषक तत्वों से भरपूर है। मैंने फैसला किया है कि हम अब से लगभग 3-4 महीने बाद ग्रह की आबादी को धीरे धीरे रेडियंस पर शिफ्ट करना शुरू करेंगे। वहाँ पहले से ही शहरों का निर्माण चल रहा है और मैं हमारे कुछ ब्लैकस्मिथ्स को भी वहाँ भेजूंगा ताकि वे डिज़ाइन और सांस्कृतिक पहलुओं की देखरेख कर सकें। तब तक पृथ्वी पर सभी नए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रोक दें और युद्ध की तैयारी शुरू करें। जो लोग सिग्मा खेलते हैं, ऐसी नीतियों को बढ़ावा दें जो उन्हें यूनिवर्सल मनी शुरू करने पर आत्मनिर्भर बनाएं। इसके अलावा जो कुछ भी हमें इस ग्रह से रेडियंस ले जाने की जरूरत है, उसे इकट्ठा करना शुरू करें। जो भी किताबें, स्मारक, कलाकृतियां हमें ले जानी चाहिए, उन सबको धीरे धीरे समेटना शुरू करें। अब से लगभग 100 दिन बाद हम पृथ्वी को खाली करना शुरू कर देंगे। अर्जुन ने अपना फैसला सुना दिया था और सभी ने उसके निर्णय के सम्मान में सिर झुकाया। सबको एहसास हुआ कि अर्जुन जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वह आसान नहीं था। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए पृथ्वी पर रहने के बजाय रेडियंस जैसे सुरक्षित ग्रह पर जाना कहीं बेहतर विकल्प था। जहां राजनेता थोड़े दुखी थे, वहीं व्यापारी खुश थे क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आबादी वाले ग्रह पर एक बहुत बड़े ग्राहक आधार की संभावना देखी थी। हालांकि सबसे ज्यादा डरा हुआ वर्ग निस्संदेह योद्धाओं का था, जो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली होने के पद से हटकर रेडियंस के 2 करोड़ टियर 4 योद्धाओं में से महज एक बन जाने वाले थे। कुछ दिन तेजी से बीत गए और आरव वापस अपने स्टैट्स को अधिकतम करने की दिनचर्या में जुट गया। अपने सभी दोस्तों के बीच अकेला टियर 2 से नीचे होने के कारण आरव ड्रैगन पैराडाइज के अभियान से पहले खुद को टियर 2 पर प्रमोट करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था। टूर्नामेंट के बाद से आरव में अगर कोई बड़ा सुधार आया था, तो वही ये था कि उसने अपने कई फैसलों पर खुद पर शक करना बंद कर दिया था। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आरव के आत्मविश्वास में भारी उछाल आया और इसका एक बड़ा कारण विभिन्न गुटों के भर्ती अधिकारियों के साथ उसकी मुलाकातें थीं। आरव को जो न्यूनतम प्रस्ताव मिला था, वह एक पुलिस कप्तान के रूप में काम करने के लिए 45 लाख सोने के सिक्कों का वार्षिक वेतन था, जबकि उसे मिला सबसे अच्छा प्रस्ताव 1.2 करोड़ सोने के सिक्कों का वार्षिक वेतन था, जिसमें कई अन्य लाभ और उसके विकास के लिए संसाधन भी शामिल थे। स्वाभाविक रूप से आरव ने इनमें से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उसे एहसास हुआ कि केवल 10 महीनों की ठोस और निरंतर मेहनत से उसने सालाना 25,000 स्वर्ण सिक्के कमाने वाले एक क्लर्क से खुद को सालाना 12 मिलियन स्वर्ण सिक्के की कीमत वाले व्यक्ति में बदल दिया था। भले ही आरव टियर 2 नहीं था, लेकिन टियर 2 योद्धाओं से मुकाबला करने और उन्हें हराने से मिले आत्मविश्वास ने उसे अपने रास्ते पर अडिग रहने का हौसला दिया और उसने अल्पकालिक लाभ के बारे में सोचे बिना मेहनत जारी रखने का फैसला किया। इस बीच आदित्य, कम से कम मुझे थोड़ा पानी तो दो कम भक्तों, मुझे बांधे हुए 5 दिन हो गए हैं, ऋतु चिल्लाया। उसका शरीर इस समय बहुत दर्द में था। हालांकि एक अर्ध देवता होने के कारण उसकी शारीरिक संरचना नश्वर मनुष्यों से बेहतर थी और वह बिना पानी के 2-3 दिन निकाल सकता था, लेकिन आज 5वां दिन था और डिहाइड्रेशन का असर दिखने लगा था। उसके होंठ सूख गए थे। पानी की कमी के कारण उसकी मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा था और उसकी चेतना धुंधली पती जा रही थी। स्थिति को और खराब करने के लिए चर्च के लोग उसे जबरदस्ती सूखे ओट्स और अनाज खिला रहे थे, जिन्हें निगलना सामान्य स्थिति में भी कठिन होता है, लेकिन मुंह में ला न होने पर तो यह असंभव था। किसी दुश्मन को कोड़े मारना इन लाइट फैक्शन के कमीनों के अत्याचार से कहीं अधिक मानवीय है। रीतू ने दिन में 10 लाख हुई बार उस युवा सोलमेंसर लड़के को कोसते हुए सोचा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, वह बुदबुदाया जब उसने उस युवक को अपनी जेल की कोठरी में आते देखा। तुम कोशिश जरूर कर सकते हो, युवा पुजारी ने घमंड से जवाब दिया।
क्योंकि उसे राक्षसों से लड़ने की अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। हर दिन की तरह आज भी युवा पुजारी ने रीतू की आंखों में और उसकी आत्मा में झांका। उसने आदित्य के शरीर पर रीतू की पकड़ को कमजोर करने की कोशिश की और धीरे धीरे उसकी आत्मिक शक्ति को नष्ट करने लगा। नहीं नहीं, यहाँ पूरे सत्र के दौरान रीतू कांपता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी बेशकीमती और शाश्वत यादें, उसका ज्ञान और उसकी पहचान सोलमेंसे की शक्ति से धीरे धीरे धुली जा रही है। आत्मा का दर्द शरीर के दर्द से 1000 गुना अधिक कष्टदायक होता है, और रीतू के लिए अपने अनमोल ज्ञान का खोना आत्मा के दर्द से भी अधिक असहनीय था। अंततः उनका सत्र समाप्त हुआ। सोलमेंसे अपनी सारी शक्तियां खर्च कर चुका था और लखड़ाते हुए खड़ा हुआ। मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। रीतू पागलों की तरह दहाड़ा, लेकिन जब उसने युवा पुजारी को काटने की कोशिश की तो गार्ड ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे आदित्य के चेहरे पर उंगलियों के निशान छप गए। लड़के की हालत कैसी है? गुनिर ने पूछा। उसे आज ध्रुव को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन पुजारी के चेहरे पर निराशा देखकर वह समझ गया कि खबर अच्छी नहीं है। युवा मास्टर के शरीर पर राक्षस की पकड़ काफी कमजोर हो गई है। हालांकि राक्षस ने किसी तरह युवा मास्टर को उनके अपने ही शरीर में शक्तिहीन कर दिया है। राक्षस के कमजोर होने के बावजूद युवा मास्टर की आत्मा अपने शरीर पर फिर से कब्जा करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। मुझे डर है कि अगर मैं जबरदस्ती राक्षस को निकाल भी दूं, तो युवा मास्टर अपनी पिछली पहचान की महज एक परछाई बनकर रह जाएंगे, क्योंकि उनकी आत्मा बहुत कमजोर हो चुकी है, युवा पुजारी ने कहा। गुनिर ने बेबसी से कंधे उचका दिए। गुनिर को युवा मास्टर की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह ध्रुव के प्रति वफादार था, और ध्रुव के पास सैकड़ों बच्चे थे, केवल एक नहीं। अगर आदित्य को नहीं बचाया जा सका तो उसे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। वह केवल इसलिए देखरेख कर रहा था क्योंकि ध्रुव ने उसे ऐसा करने को कहा था। अपना सिर खुजलाते हुए गुनिर ने पूछा, क्या उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है? युवा पुजारी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, एक तरीका है, लेकिन उसके लॉर्ड शिव को कुछ दैवीय तत्व का उपयोग करना होगा। दैवीय तत्व शब्द सुनते ही गुनिर ठिठक गया। ब्रह्मांड में दैवीय तत्व सबसे मूल्यवान मुद्रा थी। ये कीवी जैसी शक्ति थी जो देवताओं को उनके विश्व विनाशकारी T6 और उससे उच्च स्तर के हमले करने की अनुमति देती थी, और यह स्टैट केवल देवताओं के पास ही होता था। यह मूल्यवान इसलिए था क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता था। इसे केवल नश्वर मनुष्य किसी देवता के प्रति अपनी श्रद्धा और पूजा के माध्यम से उत्पन्न करते थे। यही कारण था कि देवता आदिम ग्रहों पर जाते थे और पूरी संस्कृतियों का ब्रेन वॉश करते थे ताकि वे उन्हें पूजें, क्योंकि वे चाहते थे कि वे उनके दैवीय तत्व की खेती के लिए एक कॉलोनी बन जाएं। यह मुझे नहीं पता, केवल प्रभु ही इस पर फैसला कर सकते हैं, गुनिर ने कहा। उसने पुजारी की सारी बातों को नोट किया और ध्रुव को रिपोर्ट करने के लिए निकल गया। इस बीच रेड हैंड ग्रुप, आपके आदेश सर, एक भाड़े के सैनिक ने पूछा। मास्टर ऑफ कैस के पास आई नवीनतम खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ड्रैगन पैराडाइज के बहुत सारे स्लॉट डार्क गुड के सदस्यों को बेच दिए गए थे। यहाँ तक कि मिशन की कठिनाई मृत्यु हो सकती है से बदलकर मृत्यु की प्रबल संभावना में बदल गई थी। मास्टर ऑफ कैस हिचकिचाया। रेड हैंड ग्रुप से ड्रैगन पैराडाइज में जाने वाले अधिकांश भाड़े के सैनिक या तो ए या डी रैंक के थे। इस स्तर के सैनिकों को मृत्यु की प्रबल संभावना वाले मिशन नहीं दिए जाने चाहिए थे, लेकिन समय कठिन था। डार्क गुड को ड्रैगन का अंडा हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। लानत है ध्रुव, तुम लालची इंसान, तुम प्रकाश गुड के साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकते हो? मास्टर ऑफ कैस ने ध्रुव को कोसते हुए सोचा। उसे लगा कि ध्रुव ने ही इन संदिग्ध सौदों को मंजूरी दी है, लेकिन उसे क्या पता था कि ध्रुव को अपनी नाक के नीचे हो रही इन गतिविधियों की कोई खबर ही नहीं थी। ये कि थंडर नेशन खुद सिर से पांव तक भ्रष्ट हो चुका था। तैनाती की तैयारी करो, गोदाम खोलो, प्रतिभागियों को जो भी उपकरण चाहिए उन्हें चुनने दो। उनमें से प्रत्येक के परिवार को 50,000 स्वर्ण सिक्के भेजे और वादा करे कि यदि वे कभी वापस नहीं आए तो और भी भेजे जाएंगे। मास्टर ऑफ कैस ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। सिस्टम नोटिफिकेशन चपलता एजिलिटी 1, त्रुटि सूचना चपलता इस टीयर की अधिकतम सीमा पर है। सिस्टम टिप्पणी तुमने कर दिखाया ओ पागल इंसान, तुमने सफलतापूर्वक टीयर 1 को अधिकतम कर लिया है। हाँ, आरव ग्रेविटी चैम्बर के अंदर चिल्लाया क्योंकि उसने आखिरकार चपलता के आंकड़ों को अधिकतम करने का काम पूरा कर लिया था। ड्रैगन पैराडाइज डंजों की शुरुआत में अब केवल 3 दिन बचे थे और आरव इस बात को लेकर बेताब हो रहा था कि वह इस अभियान से पहले टीयर 2 बन पाएगा या नहीं। उसकी शारीरिक संरचना के आंकड़े हाल ही में अधिकतम हुए थे,
हालांकि चपलता को पूरी तरह से अधिकतम होने में सबसे अधिक समय लगा। शाबाश बच्चे, दादा नोवा ने आरव को बधाई दी और उसकी कड़ी मेहनत की सराहना की। धन्यवाद दादा, लेकिन इसका मतलब यह है कि कल हमारे लिए एक बड़ा दिन है। हमें टियर 2 प्रमोशन टेस्ट देना होगा और एक अच्छी रेटिंग के साथ पास होना होगा। सिर्फ अच्छी रेटिंग नहीं बच्चे, कम से कम एस या उससे ऊपर। मैं तो एसएसएस कहूँगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि तुम उसे झेल पाओगे या नहीं। नोवा ने अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा। ओह, मुझ पर भरोसा रखें, मैं इसे झेल लूंगा, आरव ने आत्मविश्वास के साथ कहा। नोवा एक एआई मुस्कुराया। जब से वह आरव के साथ था, उसने केवल एक कांपते हुए किशोर को देखा था, लेकिन धीरे धीरे आरव एक बेहतरीन इंसान के रूप में ढलने लगा था। आरव, मुझे लगता है कि तुम्हें आज जल्दी आराम करना चाहिए, ताकि कल के टेस्ट के लिए तुम अपने पीक पर रहो। नोवा ने सुझाव दिया और आरव ने उसका सुझाव मान लिया और पहली बार ग्रेविटी ट्रेनिंग चैम्बर से जल्दी बाहर निकल गया। यहाँ तक कि दरवाजे पर खड़ा अटेंडेंट भी आरव को जल्दी जाते देख हैरान रह गया, जबकि आरव ने बाहर निकलते समय उसे विक्ट्री का संकेत दिखाया। तो तुमने कर दिखाया, आरव के पीछे से एक आवाज आई, लेकिन शुक्र है कि इस बार वह सोहन नहीं था। जी हाँ श्रीमान प्रिंसिपल, मैंने टियर 1 को मैक्स आउट कर लिया है, आरव ने एक ईमानदार मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्रिंसिपल ने गर्व से उसके कंधे थपथपाए। हाँ, इतने सालों बाद आखिरकार मेरे पास इस प्रोग्राम को पूरा करने वाला एक छात्र है, पिछले 5 दशकों में पहला। प्रिंसिपल ने भावुक होकर कहा। वह आज बेहद खुश महसूस कर रहे थे। प्रिंसिपल की आंखों से कुछ आंसू छलक आए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा यह एहसान याद रखूंगा लड़के। तुम्हारी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर खत्म होने के बाद भी तुम जब चाहो मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आ सकते हो। अगर तुम एक आदर्श योद्धा के पद पर डटे रहे, तो मैं हमेशा तुम्हारे सीनियर के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आरव ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। यह उसके लिए उतना ही मायने रखता था जितना कि प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल को लगा था कि वह इस जीवन में कभी किसी छात्र को अपने रास्ते पर चलते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनका सपना आखिरकार छात्र आरव के रूप में सच हो गया। इस बीच आदित्य, आज युवा पुजारी के लिए एक बड़ा दिन था। उसने विशेष रूप से देवी सागर के आशीर्वाद के लिए लंबी और कठिन प्रार्थना की थी और उस दिन के लिए अपनी शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए कई औषधि पी थी। क्या शरीर तैयार है? उसने पूछा। तभी निरीक्षण के लिए एक हाल ही में मरे हुए बौने का शरीर पुजारी की ओर लाया गया। कोई चोट नहीं है, शरीर अभी सड़ना शुरू नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही है, युवा सोलमेंसर ने कहा और शरीर को हरी झंडी दे दी। पुजारियों का एक दल आदित्य की कालकोठरी की ओर बढ़ा, जहां उन्होंने देखा कि एक बेहद दुबला पतला और लगभग मर चुका आदित्य जंजीरों से लटका हुआ था। आदित्य की एचपी दयनीय रूप से निम्न स्तर पर थी। हालांकि जब भी वह खुद को नुकसान पहुंचाकर मरने की कोशिश करता, तो गार्ड उसे रोक देते और हीलर उसे ठीक कर देते, ताकि अगर वह जीना न भी चाहे तो भी उसे अपनी कैद में जीने के लिए मजबूर किया जा सके। तुम आ गए, दुष्ट सांप, मुझे फिर से प्रताड़ित करने, रीतू ने कमजोर आवाज में कहा, क्योंकि उसके शरीर में अब चिल्लाने की ताकत नहीं बची थी। मुझे चाकू दो, युवा पुजारी ने मांग की। उसे एक लीजेंडरी ग्रेप की कलाकृति थमा दी गई। इसे कसकर पकाओ, पुजारी ने आदेश दिया और 5 सैनिकों ने आदित्य के कमजोर शरीर को कसकर पकड़ लिया। पुजारी ने प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू किया और उसने रीतू के मांस को कुरेदना शुरू कर दिया। उसका बोला हुआ हर शब्द रीतू की आत्मा को नष्ट कर रहा था। आहे, रीतू जोर से चिल्लाया और इतनी ताकत के साथ संघर्ष किया कि उन 5 गार्डों को भी उसे थामे रखने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। कमीने, ऐसा मत करो, रीतू चिल्लाया। वह जानता था कि यह प्रक्रिया क्या है, और यह उसके जैसे उच्च श्रेणी के राक्षस के लिए दी जाने वाली सबसे भयानक सजाओं में से एक थी। पुजारी ने रीतू की चीखों की परवाह नहीं की और रीतू के माथे पर रून्स बनाना जारी रखा। घाव से निकलने वाला खून मानवीय नसों के लाल रंग के बजाय काले रंग का था। मुझे जाने दो, कृपया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। कुछ ही पलों बाद रीतू गिड़गिड़ाने लगा। वह राक्षस जो कई दिनों की प्रताड़ना के बाद भी नहीं झुका था, आखिरकार टूट गया। लेकिन दुर्भाग्य से कमरे में किसी को भी उस पर दया नहीं आई। सोलमेंसर ने आदित्य की अचेत आत्मा को उसके शरीर से जबरदस्ती बाहर निकाला और उसके साथ ही रीतू के 95% ज्ञान और प्रतिभा को भी खींच लिया और उन्हें उस मृत बौने के शरीर के अंदर डाल दिया। इसे पुनर्जीवित करो, युवा पुजारी ने आदेश दिया, और अन्य पुजारियों ने बौने को सीपीआर देना शुरू कर दिया। जैसे ही आदित्य की आत्मा बाहर निकाली गई, उसके शरीर में बड़े बदलाव होने लगे।
उसकी गोरी त्वचा काली पड़ने लगी और उसकी आंखों की पुतलियां राक्षसी काली हो गईं। तुम कमीनों ने ये क्या किया है? रीतू ने कहा। उसकी आवाज अब एक फटे हुए गले वाले असली राक्षस जैसी लग रही थी, क्योंकि उसे अपने 2 जन्मों में पहली बार वास्तव में शक्तिहीन महसूस हुआ। बॉनी के शरीर ने अपनी आंखें खोली, हालांकि तुरंत उसे दौरे पड़ने लगे और उसकी एचपी बहुत तेजी से गिरने लगी। उसी क्षण पुजारी ने अपने इन्वेंट्री से एक ऐसा तरल पदार्थ निकाला जिसमें इतनी चमक और शक्ति थी कि उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को लगभग अंधा कर दिया। क्या ये दैवीय तत्व है? एक पुजारी ने उस तरल की बूंद को लालच भरी नजरों से देखते हुए पूछा। नहीं, ये दैवीय तत्व का एक 10 लाखवां हिस्सा है जिसे फिर पानी के 20 भागों के साथ मिलाया गया है। पुजारी ने लापरवाही से जवाब दिया और वह एक बूंद बौने के मुंह में डाल दी। गह बौना बने आदित्य ने जोर से सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मस्तिष्क को बिजली के झटके से शुरू किया गया हो, जैसे 20-30 वर्षों से बंद पड़ी कार की मोटर को फिर से चालू किया गया हो। उसकी एचपी का गिरना रुक गया, लेकिन उसकी कीवी की नसें ऐसी महसूस हो रही थी जैसे उनमें आग लग गई हो। ब्यूस्टार प्लैनेट। आरव विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर अपना टियर प्रमोशन देने के लिए ब्यूस्टार ग्रह पर गया। ब्यूस्टार ग्रह सभी टियर 1 खिलाड़ियों के लिए था और पूरे ग्रह पर कुल 60 टियर प्रमोशन हॉल थे। ये यकीनन पूरे ब्रह्मांड के सबसे भीड़भाड़ वाले ग्रहों में से एक था और एक गंदी जगह थी जहां आरव ने दुर्भाग्य से अपने पिछले जीवन के 2 साल बिताए थे, इससे पहले कि उसने पूरी तरह हार मान ली थी। आरव टियर प्रमोशन हॉल में घुसने के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन में धैर्यपूर्वक खड़ा रहा। उसे अपना टेस्ट देने का मौका मिलने से पहले 15 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ठीक है होशियार चंद, अपना ब्लॉकिंग मास्क हटाओ ताकि मैं तुम्हारा डेटा रिकॉर्ड कर सकूं, अटेंडेंट ने आरव का निरीक्षण करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वह असफल रहा। मैं अनाम परीक्षण चुनता हूं, आरव ने आत्मविश्वास से कहा। अनाम परीक्षण एक ऐसी अवधारणा थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आरव जैसे व्यक्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था जो अपने डेटा को जितना संभव हो सके निजी रखना चाहता था। इसके 15 लाख स्वर्ण सिक्के लगेंगे, अटेंडेंट ने लापरवाही से जवाब दिया, ये सोचते हुए कि आरव कीमत सुनकर अपनी पसंद बदल लेगा। हालांकि आरव ने अपना 7 गैलेक्सी प्लेटिनम कार्ड निकाला और उसे अटेंडेंट के सामने रख दिया। प्लेटिनम कार्ड होल्डर। अटेंडेंट प्रभावित हुआ और उसने जल्दी से कार्ड स्वाइप किया और राशि काट ली गई। अनाम टेस्ट देने के लिए हमारी शाखा को चुनने के लिए धन्यवाद युवा मास्टर। जैसे ही अटेंडेंट को एहसास हुआ कि आरव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसका व्यवहार 180 डिग्री बदल गया। भुगतान हो जाने के बाद आरव को एक निजी बूथ में ले जाया गया जहां उसने अपनी क्लास और रेस की जानकारी निजी तौर पर दर्ज की। आरव को अपनी क्लास और रेस डालने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि टियर 2 प्रमोशन टेस्ट टियर 1 की तरह केवल कौशल का शारीरिक परीक्षण नहीं था, बल्कि यूनिवर्सल क्वीन द्वारा तैयार की गई एक व्यवहारिक चुनौती थी जो वास्तविक दुनिया के कार्यों को करने की क्षमता का परीक्षण करती थी। यदि आरव ने इसे सार्वजनिक रूप से देने का फैसला किया होता तो खोज मिलने से पहले केंद्र द्वारा उसकी क्लास और रेस का डेटा रिकॉर्ड कर लिया जाता। ब्लड शेमन क्लास से पूरी दुनिया नफरत करती थी, इसलिए आरव ये जोखिम लेने को तैयार नहीं था। धर तेरे की, मुझे डेटाबेस में अपनी क्लास या रेस कहीं मिल ही नहीं रही है, आरव ने निजी बूथ के विकल्पों को देखते हुए मन ही मन कहा। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आरव के पास एक ऐसी रेस और क्लास थी जिसे ब्रह्मांड बहुत पहले भूल चुका था। वह संभवतः दुनिया का इकलौता व्यक्ति था जिसके पास ये दोनों थे। काफी सोच विचार के बाद आरव ने टेस्ट के लिए अपनी रेस के रूप में वैम्पायर और अपनी क्लास के रूप में एक सामान्य शेमन को चुना। हालांकि यह पूरी तरह सटीक नहीं था, लेकिन कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वह यही कर सकता था। सिस्टम नोटिफिकेशन खिलाड़ी अज्ञात रेस वैम्पायर क्लास शेमन के लिए टियर 2 खोज तैयार की जा रही है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट खोज अधिसूचना तटस्थ ग्रह हाजम पर जाएं और शुक्ला कबीले के युवा मास्टर माधव शुक्ला की इस तरह हत्या करें कि हत्या का दोष डाक गुट के खिलाड़ियों के सिर मत दिया जाए। समय सीमा 3 दिन। पुरस्कार टियर प्रमोशन जोड़ अनिर्धारित। विफलता का दंड अगले 3 सप्ताह तक टियर प्रमोशन का प्रयास नहीं कर सकते, साथ ही 4 स्तर कम हो जाएंगे। सिस्टम नोटिफिकेशन अगले 72 घंटों तक एक मूल्यांकन करने वाली AI द्वारा आपकी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आरव ने खोज पाई और तुरंत टियर प्रमोशन हॉल से बाहर निकलकर टेलीपोर्टेशन सेंटर की ओर भागा। फिलहाल उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह अपने लक्ष्य की हत्या कैसे करेगा या डाकगुट पर दोष कैसे मिलेगा, लेकिन समय सीमा कम होने के कारण उसने रास्ते में ही सोचने का फैसला किया।
इस बीच ऋतु आदित्य के बच जाने के बाद ऋतु शक्तिहीन और मरने जैसी स्थिति में रह गया था। ऋतु ने अपने विशाल ज्ञान का अधिकांश हिस्सा खो दिया था और वह अपने पुराने स्वरूप की महज एक परछाई रह गया था। लेकिन इस स्थिति में भी युवा सोलमेंसर के प्रति उसकी नफरत असीमित थी। चूंकि पुजारी नहीं चाहता था कि मृत्यु जीवन के मंदिर को अपवित्र करे, इसलिए उसने आदेश दिया कि कैदी को इमारत से बाहर ले जाया जाए और पास के जंगलों में मार दिया जाए। सैनिकों द्वारा ऋतु के निर्जीव शरीर को मंदिर से बाहर घसीटा गया और जंगल में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद ऋतु को लिटा दिया गया और उसकी गर्दन एक लकड़ी के कुंदे पर रख दी गई। उसने अपने पीछे तलवार म्यान से बाहर निकलने की आवाज सुनी। तो महान राक्षस ऋतु का अंत ऐसा होगा। प्रभु धीर, मुझे क्षमा करें, आपका सेवक आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहा। ऋतु ने अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। हालांकि तभी कुछ चौंकाने वाला हुआ। जंगल से तीर चले और उन गार्डों को ढेर कर दिया जो उसे मौत के घाट उतारने वाले थे। जमीन पर शरीर गिरने की आवाज सुनकर ऋतु ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और सोचा कि क्या हो रहा है। जल्दी कोई मुझे हेल्थ पोशन दो, एक आदमी चिल्लाया और ऋतु ने जल्द ही अपने होंठों पर एक सुखदायक तरल महसूस किया। सहज रूप से ऋतु ने उस तरल को पीना शुरू कर दिया। एक हफ्ते से पानी की एक बूंद न मिलने के कारण यह उसे दुनिया के सबसे दिव्य पेय जैसा महसूस हुआ। यह पूरी बोतल पीने के बाद ऋतु ने संतुष्टि के साथ अपने होंठों को थपथपाया। जल्द ही उसे अपने शरीर में थोड़ी ताकत लौटती महसूस हुई और वह बैठने में कामयाब रहा। 4 मनुष्यों ने उसे घेर रखा था। हालांकि उनकी नज़रों से ही ऋतु को पता चल गया था कि वे नेता नहीं बल्कि केवल मिशन पर भेजे गए लोग थे। तुम्हें किसने भेजा है? उसने अपनी राक्षसी आवाज में पूछा। थंडर नेशन की परिषद के लगभग 75% हिस्से पर डार्कवुड का नियंत्रण है। दुर्भाग्य से वह सोलमेंसर हमारे लोगों में से नहीं है और हम तुम्हें जल्दी बाहर नहीं निकाल सके, एक मनुष्य ने उत्तर दिया। ऋतु ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसे जोर से खांसी आई और उसने मुंह भर खून उगल दिया। लानत है, इस शरीर में आदित्य की आत्मा न होने के कारण ये जल्द ही मेरे राक्षसी लक्षणों के अनुसार बदलने लगेगा, ऋतु ने सोचा, क्योंकि वह अब अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझ रहा था। मुझे हीलिंग पोशन की कुछ और बोतलें दो, ऋतु ने मांग की। अपनी भूख मिटाने से पहले उसने लगभग 7 बोतलें पी लीं। अपने कुपोषित और लखराते पैरों पर खड़े होते हुए उसने सहारा लेने के लिए एक मनुष्य का कंधा पकड़ा और मंदिर की दिशा की ओर देखते हुए कहा, वह युवा पुजारी, आदित्य, ध्रुव के बेटे, मैं जल्द ही तुम्हारी जान लेने वापस आऊंगा।